हेलो एंड वेलकम टू दी अनुज सरकार की पाठशाला। जय हिंद दोस्तों, सभी का आप सभी का अगेन फिर से आ जाइए। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास क्या है? संविधान की प्रस्तावना। किस टॉपिक पे बेस्ड है? संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए आज के पहले देर न करते हुए सबसे पहले आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए, जो भी ऑनलाइन है सभी लोग आ जाइए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका? भारतीय संविधान की किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई? तो जो भी इस क्वेश्चन का उत्तर जानते हैं, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दे सकते हैं मेरे उत्तर देने से पहले। आप सभी को, आई होप कि आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। तो इस पहले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या क्या है? ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य की नीति निर्देश तथ्य, डी संविधान के सभी अनुच्छेद। तो पहले क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। भारतीय संविधान के किस भाग को प्रस्तावना को आख्या प्रदान की, संविधान की आत्मा की आख्या प्रदान की किसने? प्रस्तावना ने। इसमें आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, द प्रियम्बल को संविधान की आत्मा, द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकानाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। क्या कहा? संविधान की मूल आत्मा कहा है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जनपत्री, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है। क्या कहा है? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। जबकि बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 असंवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। किसको? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है? संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो जिसको जिसको पता है कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताइए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या क्या है आपके सामने? ए प्रस्तावना पर, बी मूल कर्तव्य पर, सी मौलिक अधिकार पर, डी नीति निर्देश तथ्य पर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना पर। किसके लिए विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। तो आगे क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अधिक महत्व और उपयोगिता है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में न्यायमूर्ति मंघोलकर ने कहा था कि प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है। उस पर सुस्पष्ट का ठप्पा है और उसे संविधान निर्माताओं ने विशेष महत्व दिया है। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन लिखित संविधान को प्रस्तावना में उद्देश्य लेखबद्ध किए जाते हैं, जिनकी स्थापना और प्रवर्तन के लिए संविधान की रचना होती है। बेरुवरी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बात से सहमति प्रकट की थी और प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है।
जहां शब्द अस्पष्ट पाए जाए या उनका अर्थ स्पष्ट ना हो, वहां संविधान निर्माताओं के आयस को समझने के लिए क्या किया जाता है, प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती थी। प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती थी और यह ज्ञात किया जा सकता है कि उस शब्द विशेष का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। ठीक, समझ गए आप लोग? आप इसको नोट्स में भी लिख के रख सकते हैं भविष्य में याद करने के लिए। चलिए नेक्स्ट से बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बढ़ने से पहले आप जो भी नए आए हुए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक दबा दे, शेयर कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। ठीक, किससे शुरू होती है? आपके ऑप्शन क्या क्या है? लोकतंत्रवादी भारत, बी लोक गणराज्य, सी लोक प्रभुसत्ता, डी हम भारत के लोग। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हम भारत के लोग। किस बात सबसे स्टार्ट होता है? हम भारत के लोग। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व सम्मान समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक लोकतंत्र तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, इसमें 49 ईस्वी, इसमें क्या दिया हुआ मित, हिंदी में क्या, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अग्रीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करता है। ठीक, चलिए हमारे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत की गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? बताइए, जो जो लोग जानते हैं कमेंट में उत्तर दीजिए। भारत को गणतंत्र राज्य किस लिए बोला जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए, इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। बी, यह राज्यों का एक संघ है। सी, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारण अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारण अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, भारत की गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है,
भारत है एक क्या? भारत क्या है एक? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बी हिंदू राष्ट्र, सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पांचवे का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ना हिंदू राष्ट्र के लिए बोला जाता है, ना हिंदू मुस्लिम राष्ट्र के लिए बोला जाता है, यह बोला जाता है धर्मनिरपेक्ष, जहाँ पर कोई धर्म के लिए देश को ना जाना जाए, इसको जाना जाए किससे? धर्मनिरपेक्ष, जहाँ पे हर जाति, हर वर्ग, हर किस्म के लोग रह सकते हैं और रहते हैं। आगे चलते हैं। धर्मनिरपेक्षता शब्द का पर्याप्त है कि किसी भी राज्य या राष्ट्र द्वारा किसी एक विशेष धर्म को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान न करना, अर्थात उस राज्य अथवा राष्ट्र में सभी धर्मों के लिए बिना किसी दबाव या भेदभाव के स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में किसी भी एक धर्म को अपनी कानूनी मान्यता नहीं दी जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है, जबकि संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। भारत एक संपूर्ण संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये कब? 42वें संशोधन में 1976 में किया गया था। ठीक, आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन आरआरबी ईसीआरसी 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, बी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? धर्मनिरपेक्षता शब्द का पर्याप्त है कि किसी भी तात्पर्य है कि किसी भी राज्य या राष्ट्र द्वारा किसी एक विशेष धर्म को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान न करना, अर्थात उस राज्य अथवा राष्ट्र में सभी धर्मों के लोग बिना किसी दबाव व भेदभाव के स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में किसी भी एक धर्म को अपनी कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है, जिसमें हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोग रह सकते हैं। जबकि संविधान 1942 संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। भारत एक संपूर्ण स्वप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारत राज्य क्या है? भारत राज्य का क्या है? तो इसमें ये क्वेश्चन आरआरबी जीजी 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है? ए धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करना, बी बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करना, सी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करना, डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना। तो आपके सातवें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ना अल्पसंख्यक समुदाय का धर्म को समर्थन करता है, ना बहुसंख्यक समुदाय का समर्थन करता है, धर्म विरोधी नागरिकों का भी समर्थन नहीं करता है। संविधान हमारा क्या करता है? किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक,
भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आज का? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणतंत्र होता है, गणतंत्र होता है क्या होता है? आपके ये क्वेश्चन जो है आरआरबी, ईसीआरसी, टीसी और सीए 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन क्या क्या है? ए केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, बी अध्यक्षीय पदाधिति पद्धति शासन वाला राज्य, सी सांसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आठवें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। ठीक, चलिए आगे। आगे क्या लिखा हुआ है? गणतंत्र वह राज्य है, गणतंत्र वह राज्य है जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। एक गणराज्य और गणतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें देश को एक सार्वजनिक मामला माना जाता है। किसी भी देश में जो भी सार्वजनिक मामला माना जाता है, हर मामले को सार्वजनिक माना जाता है, न कि शासकों की निजी संस्था या संपत्ति। एक गणराज्य के भीतर सत्ता के प्राथमिक पद पर विरासत में नहीं मिलती। ठीक, यहाँ सरकार का एक रूप है जिसके अंतर्गत राज्य का प्रमुख राजा नहीं होता है, जिसके अंतर्गत राज्य का प्रमुख राजा नहीं होता है। कोई भी हो, कोई भी राजा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से वो दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? निम्नलिखित में से वो दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? ये क्वेश्चन एसएससी 2022 में आया हुआ, 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हमारा ऑप्शन क्या क्या है? ए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, बी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, डी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ठीक, 42वें संशोधन में क्या हुआ था? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष वो राज्य हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन आपके पास क्या क्या है? ए एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी एक समाजवादी प्रजातांत्रिक राज्य गणतंत्र, सी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके 10वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10वें का सही उत्तर एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? प्रश्न में दिए गए शब्द भारत संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारण क्रय है। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, गणतंत्र ध्यान रखने योग्य तथ्य है। ठीक,
संविधान में उल्लेखित उल्लेखित शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है आज का? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1947 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। बी, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। डी, भारत राज्यों का एक संघ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। कोई भी इस यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। यहाँ पर कोई वंशानुगत शासन नहीं है। वो भी किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा चुना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ की जनता देश की शासन व्यवस्था में अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेती है। मतलब कि यहाँ राजशाही नहीं है, बल्कि यहाँ लोकशाही है। गणतंत्र की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जो अब्राहम लिंकन की है कि जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए। ठीक, अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था? जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा निम्नलिखित में से कौन एक शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? यह MPPSC 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए, समाजवादी, ये है। बी, पंथनिरपेक्ष, ये भी है। सी हमारा क्या है? प्रभुत्व संपन्न, ये भी है। डी, लोक कल्याण, लोक कल्याण। तो ये जो है ये शब्द हमारे इसमें उद्देशिका में नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोक कल्याण। लोक कल्याण भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। भारत का संविधान की उद्देशिका में नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने के अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने का प्रावधान क्या है? किया गया है। उल्लेखनीय है कि संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है, जिससे उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मित्री सभा में प्रस्तुत किया था। यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? यह क्वेश्चन यूपी सबऑर्डिनेट 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन क्या क्या है? ए, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। सी, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका 13वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तेरहवें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कमजोर वर्गों के लिए कल्याण का प्रबंध करना। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या था? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। आगे चलते हैं। हमारा आगे क्या लिखा है? राज्य के नीति निर्देश तथ्यों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नवंबर 1942 में वेवरीज रिपोर्ट द्वारा ब्रिटेन में कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को स्पष्ट किया गया था। इसमें गरीबी, बीमारी,
निरक्षरता और नशाखोरी और अभाव जैसी कुरीतियों से निपटने के लिए राज्य की सक्रियता को आवश्यक माना गया। इसी रिपोर्ट के कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना राज्य का उद्देश्य माना गया है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आज का। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, क्यों माना जाता है? ऑप्शन क्या क्या है आपके? एसएससी 1999 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होना, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक। बी, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। सी, उसका अपना लिखित संविधान है। डी, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो आपका 14वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। किसका होता है? राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारत के गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। यहाँ किसी को राजगद्दी अपने परिवार से नहीं मिलती है। राज्याध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोगों द्वारा, जनता द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ इसमें राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? ये क्वेश्चन बीपीएससी 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ए, गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। बी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। सी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। डी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो आपका 15वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ठीक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में यह क्रम सही है। सार्वभौम, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, सार्वभौम, सत्ता संपन्न भी होना चाहिए, समाजवादी भी होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष भी होना चाहिए, जनवादी, गणतंत्र होना चाहिए। ठीक। तो जो भी नए आए हुए छात्र यहाँ पे, सबसे पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं, शेयर करें, कमेंट भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है? प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए, नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। बी, एकेश्वरवाद। सी, बहुदेववाद। डी, सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो भी सही उत्तर जानते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी धर्म नागरिकों को धर्म या उपासना की स्वतंत्रता। ठीक। भारत में यही सबसे खूबसूरत चीज क्या है? सभी धर्म के उपासना की स्वतंत्रता है सभी को। ठीक। आगे चलते हैं। क्या मतलब है? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर को का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान द्वारा भारत पंथ निरपेक्ष देश घोषित किया गया है। पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता देश में अंतर है। कई लोग मानते हैं कि सेकुलर शब्द का अर्थ धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन उसका अर्थ पंथ निरपेक्ष होता है, अर्थात कानूनी कार्यवाही सभी धर्मों के लोगों का समान रूप से होगा, समान रूप से सभी को अधिकार है। ठीक। ये क्वेश्चन हमारा। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले आप जिस टॉपिक पे भी चाहते हैं कि अगला टॉपिक जो है, जो भी चाहते हैं उस टॉपिक के रिलेटेड आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है, तो उस टॉपिक पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा। ठीक।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है? शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, ये सही है। दूसरा क्या है? यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये गलत है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तीसरा क्या लिखा है? यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, तो ये सही है। डी चौथा क्या है? यह मूल प्रस्तावना में था। यह मूल प्रस्तावना में था, यह मूल प्रस्तावना में नहीं था। तो आपका ऑप्शन क्या क्या है? ए 1 और 2, बी 1 और 3। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3। देखने की जरूरत नहीं है, और ऑप्शन 1 और 3 सही है। सब धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में पहला और तीसरा कथन सही है। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, और यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ है निकलता है? ठीक, ऑप्शन क्या क्या है? ए भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। बी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा होता है। बिल्कुल होता है। सी संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। और आगे क्या है? आठवां, भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। भारत की सहमति पर आधारित नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर क्या है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा होता है। ठीक, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा ही होता है, क्योंकि जनता ही इसको चुनती है। हर किसी को जो भी हमारा सीएम हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वो कौन चुनता है? हमारी भारत की जनता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से यह अर्थ निकलता है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए सामाजिक नियंत्रण, बी राष्ट्रीयकरण, सी सामाजिक न्याय, डी सामाजिक स्पर्धा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समाजवाद का मतलब होता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय मतलब सभी के लिए समान समान न्याय, सभी के लिए समान न्याय, समाजवाद। आगे बढ़ते हैं। ये जो है सेक्युलरिज्म, इसको भी सेक्युलरिज्म भी बोला जाता है। समाजवाद अंग्रेजी भाषा के सेक्युलरिज्म शब्द का हिंदी पर्यायवाची है। हिंदी पर्यायवाची है। सेक्युलरिज्म शब्द की व्युत्पत्ति सोशियस सोशियस शब्द से हुआ था। किससे हुआ था? सोशियस शब्द से हुआ है। इस जिसका अर्थ समाज होता है। जिसका अर्थ क्या है? समाज होता है। इस प्रकार से समाजवाद का संबंध समाज और उसके सुधार से संबंधित है। समाज और उसके सुधार से संबंधित है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? कौन सा शब्द जोड़ा गया था? ये एसएससी सीपीओ 2011 सीआईएसएफ 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए लोकतांत्रिक, बी न्याय, सी समाजवाद, डी राजनीतिक। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या जोड़ा गया था 42वें संशोधन में? लोकतांत्रिक नहीं जोड़ा गया था, न्याय भी नहीं जोड़ा गया था,
समाजवाद को जोड़ा गया था और राजनीतिक को नहीं जोड़ा गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। सी क्या हो जाएगा? समाजवाद को जोड़ा गया था 42वें संशोधन में। चलिए, हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जो कि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पाने के लिए, अगले लेक्चर जो होगा उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपको जिस टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए, जिस टॉपिक पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए, अभी का ये लेक्चर समाप्त करते हैं। ये 20 क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आता हूँ हर बार। चलिए, यहाँ पे ये सेशन ख़त्म करते हैं। तो